नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की जॉर्डन यात्रा पर अम्मान पहुंचे। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया, ये यात्रा अरब देश के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटी के बदले नाटो में शामिल होने की यूक्रेन की कोशिश को छोड़ने पर सहमति जताई और रूस को क्षेत्र सौंपने के अमेरिका के दबाव को खारिज किया। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्रो पावेल ने प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल का गठन किया। सिंधी नेता शफी बुरफत ने चरमपंथी विचारधारा और आतंकवाद को बढ़ावा देने में पाकिस्तान की निरंतर भूमिका के खिलाफ वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। और भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा को नवंबर महीने के लिए आईसीसी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में जॉर्डन के अम्मान पहुंच गए हैं। जॉर्डन के प्रधानमंत्री डॉक्टर जाफर हसन ने उनका औपचारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय अल हुसैन के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर वार्ता की। प्रधानमंत्री ने हवाई अड्डे पर उनके गर्मजोशी से स्वागत के लिए सभी का आभार प्रकट किया। योर मैजेस्टी, मेरे और मेरे डेलीगेशन के गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने भारत और जॉर्डन के संबंधों को नए पायदान पर ले जाने के लिए बहुत ही सकारात्मक विचार रखे। मैं आपकी मित्रता और भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संबंधों को और आगे बढ़ाएंगे। इस वर्ष हम अपने राजनयिक संबंधों की 75वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं। यह मील का पत्थर हमें आने वाले कई वर्षों तक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की बैठक से हमारे संबंधों में गति और गहराई एक नया रूप धारण करेगी। हम ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, इंफ्रा और पीपल टू पीपल टाइज जैसे क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और जॉर्डन वैश्विक हित के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अम्मान में भारतीय समुदाय द्वारा दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से वे अत्यंत भावुक हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका स्नेह भारत की प्रगति पर गर्व और मजबूत सांस्कृतिक बंधन भारत और उसके प्रवासी भारतीयों के बीच अटूट संबंध को दर्शाते हैं। उन्होंने भारत जॉर्डन संबंधों को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की निरंतर भूमिका के लिए आभार व्यक्त किया। अम्मान से प्रधानमंत्री कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा जाएंगे। वहां वे इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली के साथ विस्तृत चर्चा करेंगे। श्री मोदी भारतीय प्रवासी भारतीयों से मिलेंगे और संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। अपने दौरे के अंतिम चरण में श्री मोदी बुधवार को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और ओमान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। मस्कट में श्री मोदी ओमान के सुल्तान के साथ चर्चा करेंगे और भारतीय प्रवासियों की एक सभा को संबोधित करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटी के बदले नाटो में शामिल होने की यूक्रेन की कोशिश छोड़ने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि श्री जेलेंस्की ने युद्ध समाप्ति पर अमेरिका के दूतों के साथ बातचीत में रूस के कब्जे वाला क्षेत्र सौंपने के अमेरिका के दबाव को खारिज कर दिया है। बातचीत से पहले जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों ने उसके नाटो में शामिल होने के प्रयासों को खारिज कर दिया है। ऐसे में यूक्रेन को उम्मीद है कि पश्चिमी देश नाटो के सदस्यों के बराबर गारंटी देंगे। सिडनी के बॉन्डी बीच पर कल रात हुई घातक गोलीबारी के बाद ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में नेताओं ने हथियार से जुड़े कानूनों पर सख्त कदम उठाने पर सहमति जताई है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने कहा कि इस घटना के बाद एक आपातकालीन बैठक में उन्होंने और ऑस्ट्रेलिया के राज्यों और क्षेत्रों के नेताओं ने हथियारों के कानूनों में सुधार के लिए मजबूत, निर्णायक और केंद्रित कार्रवाई करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सभी नेताओं ने अपने अपने पुलिस मंत्रियों और अटॉर्नी जनरलों को हथियार कानूनों को मजबूत करने के लिए विचार करने को कहा है। कानून में एक व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले हथियारों की संख्या को सीमित करना और बंदूक लाइसेंस को केवल ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों तक सीमित करना भी शामिल है। अधिकारियों ने कल शाम यहूदी त्योहार हुनक्का के पहले दिन हुई गोलीबारी में 16 लोगों की मौत की पुष्टि की है। हमलावरों की पहचान 24 वर्षीय नवीद अकरम और उसके पिता 50 वर्षीय साजिद अकरम के रूप में हुई है। घटनास्थल पर पुलिस के साथ हुई गोलीबारी में साजिद की मौत हो गई, वहीं नवीद पुलिस की निगरानी में अस्पताल में भर्ती है। बताया जा रहा है कि ये दोनों इस्लामिक स्टेट आतंकी गुट से जुड़े हैं। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। चेक के राष्ट्रपति पेट्रो पावेल ने आज प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई। इसके साथ ही अक्टूबर में हुए संसदीय चुनावों के बाद सरकार का गठन पूरा हो गया है। अब बाबिस ANO पार्टी के नेता के रूप में राष्ट्रीय प्रशासन में वापस आ गए हैं। वे 2017 से 2021 तक प्रधानमंत्री रहे थे। श्री पावेल ने समारोह में कहा कि सरकार गठन की प्रक्रिया सामान्य रूप से और संवैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार पूरी हुई है। बाबिस ने 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नया मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री और बाबिस की ANO पार्टी, फ्रीडम एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी पार्टी और मोटरिस्ट फॉर देमसेल्व्स के 15 मंत्रियों का गठबंधन है। गठबंधन के पास 200 सदस्यीय सदन में 108 सीटों का बहुमत है। जय सिंध मुत्तहिदा महाज के अध्यक्ष शफी बुरहत ने वैश्विक समुदाय से पाकिस्तान को चरमपंथी विचारधारा और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेह ठहराने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया है। सिंधी नेता ने ये अपील ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर यहूदी उत्सव के दौरान पाकिस्तानी मूल के पिता पुत्र द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के बाद की। इस हमले में 15 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। इस घटना की निंदा करते हुए बुरफत ने कहा कि ये क्रूर कृत्य मानवता के विरुद्ध अपराध और निर्दोष मानव जीवन के खिलाफ गंभीर नैतिक पाप है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकवादी हमले में उसी चरमपंथी मानसिकता और वैचारिक ढांचे की छाप है जिसे पाकिस्तान दशकों से पोषित, संरक्षित और निर्यात करता रहा है। बांग्लादेश में ढाका विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने शहीद बुद्धिजीवी दिवस पर कई प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किए। इसमें 14 दिसंबर 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तान की सेना के सहयोगियों की निंदा की गई। विश्वविद्यालय में विधि के छात्र आयोजक अराफात चौधरी ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि आने वाली पीढ़ियां युद्ध के आखिरी दिनों में बुद्धिजीवियों की क्रूर हत्याओं को न भूलें। बांग्लादेश में शहीद बुद्धिजीवी दिवस पूरे देश में मनाया गया। मोरक्को के अटलांटिक तटवर्ती प्रांत सफी में कल मूसलाधार बारिश से अचानक आई बाढ़ में 37 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से घर और दुकानें जलमग्न हो गए और कई इलाकों में सड़कें अवरुद्ध हो गईं। इस बीच बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने कल और भी मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा को आईसीसी ने नवंबर महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया है। शेफाली ने महिला विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 78 गेंद पर 87 रन बनाए थे। महिला विश्व कप फाइनल में किसी भारतीय सलामी बल्लेबाज का ये सबसे बड़ा स्कोर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्मान में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के साथ विस्तृत चर्चा की। यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटी के बदले नाटो में शामिल होने की यूक्रेन की कोशिश को छोड़ने पर सहमति व्यक्त की। चेक गणराज्य के राष्ट्रपति पेट्रो पावेल ने प्रधानमंत्री आंद्रेज बाबिस के नेतृत्व में नए मंत्रिमंडल का गठन किया। और भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा को नवंबर महीने के लिए आईसीसी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार प्रदान किया गया।
इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।